नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त सारी दिन की बड़ी खबरें प्रदेश के आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत भोपाल से। कोरोना संक्रमण को रोकने सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद किया जाएगा। 21 मार्च से 31 मार्च तक 10 दिन तक बसों का परिवहन महाराष्ट्र से बंद रहेगा। महाराष्ट्र से आने और जाने वाली बसों का परिवहन बंद किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में बड़ा हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। कोरोना को लेकर लगातार सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है और इसे देखते हुए अब सरकार का फैसला है, महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन रोका जाएगा। विवेक पटाइया हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी विवेक, अपडेट दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की है प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी के साथ। और उस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस जो निकल रहे हैं वो महाराष्ट्र की सीमाओं से सटे हुए जो मध्य प्रदेश के जिले हैं उनमें ये केसेस निकल रहे हैं, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा ये जिले शामिल है। और इंदौर और भोपाल में भी बड़ी संख्या में केसेस निकल रहे हैं। और इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 21 मार्च से 31 मार्च के बीच ये परिवहन सेवा जो है, यात्री परिवहन सेवा, ये महाराष्ट्र की सीमा में वर्जित रहेगी। महाराष्ट्र से न कोई बस मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी, न ही मध्य प्रदेश से कोई बस महाराष्ट्र की सीमा में यात्रियों को लेकर प्रवेश करेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर। तो विवेक हमको बता रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र से परिवहन रोका जाएगा ताकि वहां से संक्रमण यहां न आए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बाबत आदेश भी जारी हो चुका है। भोपाल से एक और बड़ी खबर। 1 अप्रैल से ऑनलाइन होगा बिजली बिल का भुगतान। बिजली बिल भुगतान के लिए कैश काउंटर की सुविधा बंद हो जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इसका फैसला किया। ऑनलाइन ही बिजली का बिल भरा जाएगा। कंपनी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो भोपाल से बड़ी खबर। अब से बिजली का बिल केवल ऑनलाइन भरा जा सकेगा। बिजली बिल भुगतान को लेकर ऑनलाइन की फैसिलिटी मिलेगी। कैश काउंटर बंद होंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का फैसला है। मध्य प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर सुनवाई न होने पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश निर्मल लोहिया नाम के एक बिजली उपभोक्ता की याचिका पर आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने बिजली कंपनियों की साल 2021-22 की टैरिफ याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने उसकी आपत्ति पर सुनवाई किए बिना टैरिफ याचिका पर सुनवाई को पूरा किया, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले में नियामक आयोग और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 अप्रैल होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें आदेश पारित किया है कि कमीशन इस याचिका 5/2021 पे कोई भी फाइनल ऑर्डर पास ना करे जब तक हम यहाँ की याचिका डिसाइड नहीं होती। और नोटिस जारी किए हैं विभाग को। किसको नोटिस? उसमें बिजली विभाग और कमीशन को, और सुनवाई लगाई हुई है 26 अप्रैल 2021 के लिए। कोरोना काल में जब मध्य प्रदेश की जनता सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है, ऐसे दौर में प्रदेश सरकार जनता से कमाई कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में पेट्रोल, डीजल, शराब से 15,000 करोड़ से ज्यादा कमाए। मध्य प्रदेश सरकार के लिए कोरोना काल भी आपदा में अवसर बनकर आया। इस बात को सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया। वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा से मनोज चावला का सवाल था, जिसके जवाब में जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार का फिलहाल पेट्रोल, डीजल पर वैट कम करने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आम जनता के लिए राहत की मांग की जा रही है। बीजेपी ने इस पर फिलहाल सफाई दी है। 2,94,000 करोड़ रुपया इस कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल से केंद्र सरकार ने कमाया है, तेल कंपनियों ने कमाया है। इसी तरह मध्य प्रदेश ने वैट से कमाया है।
इसके बावजूद ये जो है जनता के साथ छल का व्यवहार करना चाहते, मिथ्या व्यवहार करना चाहते। कोरोना के समय में मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से मानवता के आधार पर काम किया है, विश्व की तमाम एजेंसियों ने उसकी सराहना की है। जब मानवता संकट में होती है तब ऐसी सरकार ही मानवता को बचा पाती है, जैसी सरकार मध्य प्रदेश में है, भारत में है। धार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता देखने को मिली। दरअसल ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम के दौरान दूर खड़ी एक महिला ने वेदना भरी आवाज में कहा कि मुझे मामा से मिलना है। आवाज सुनकर सीएम ने कहा कि अभी कोई बहन मुझसे मिलना चाहती थी, मैं उसके पास जाऊंगा। ऐसा कहते हुए मुख्यमंत्री बैरिकेडिंग के पास गए, उस महिला को ढूंढा, लेकिन भीड़ के चलते वो महिला को पहचान नहीं पाए। इसके बाद सीएम ने कलेक्टर को कहा कि वे उस बहन को बुला कर लाएं। कलेक्टर ने लुनहेरा से आई ममता निनामा को बुलाया, जिसके बाद सीएम शिवराज ने महिला की समस्या को धैर्यपूर्वक सुना। ममता निनामा ने बताया कि उसके गांव की सहकारी समिति में सेल्समैन की भर्ती में उसने भी आवेदन दिया, लेकिन चयन किसी दूसरी पंचायत वालों का हुआ। इस पर मुख्यमंत्री ने ममता निनामा को ढांढस बधाया और कलेक्टर धार से इस प्रकरण की जांच के बाद उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। बाद में ममता ने संतोष जताते हुए कहा कि इतनी भीड़ में लग रहा था कि अपनी बात कह नहीं पाएंगे, लेकिन मामा शिवराज की सहृदयता से वो अपनी बात कर पाए। इंदौर बीजेपी हमेशा से आजीवन सहयोग निधि जमा करने में अव्वल रही, लेकिन अब की बार टारगेट आधा ही हो पाया। इसमें भी सहयोग निधि के तौर पर मिले कई चेक बाउंस हो गए। इंदौर बीजेपी को इस वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए आजीवन सहयोग राशि के तौर पर जमा करने का लक्ष्य दिया गया, जिसमें से अब तक बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक से 2.5 करोड़ रुपए जमा हो पाए। इसके अलावा करीब 3 लाख रुपए के चेक बाउंस हो गए। वहीं विधानसभा क्रमांक 2 से आजीवन सहयोग राशि एकत्र नहीं की गई, लिहाजा इस बार इंदौर बीजेपी टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी। 2.5 करोड़ रुपए के आसपास तो हमारे पास आ गए हैं, 15-20 लाख रुपए भी और बढ़े हैं, तो कुल मिलाकर के हम 2.5-3 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। कुछ चेक जो बाउंस होने की बात आप कर रहे हैं, तो छोटे मोटे 10,000, 15,000, 20,000 के ऐसे कुल मिलाकर के 2-2.5 लाख रुपए के चेक बाउंस हुए हैं, लेकिन उनमें से भी आधे से ज़्यादा पैसा हमको नकद प्राप्त हो चुका है जिनके चेक बाउंस हुए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी। पिछले साल 20 मार्च को कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 20 मार्च को होने वाले कांग्रेस के आयोजन पर कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में सौदे की राजनीति हुई थी, मैं भी मुख्यमंत्री था, सौदा कर सकता था, लेकिन नैतिक मूल्यों से नहीं हटा। हमने जनादेश की सरकार बनाई, सौदे की नहीं। इधर छिंदवाड़ा जिले में भी कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने को लेकर तैयारियां जारी हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 20 मार्च को छिंदवाड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जनहित के कार्य जिस तेजी से छिंदवाड़ा में हो रहे थे, आज वो सब बंद है, छिंदवाड़ा की उपेक्षा हो रही। हमने सरकार जन आदेश से बनाई थी, हमने सरकार सौदे से नहीं बनाई थी। अब ये सौदे से बनी हुई सरकार जनता फैसला करेगी। बहुत जागरूकता है, आज मतदाता बहुत होशियार है, बहुत अंतर है आज के मतदाता में और 10 साल पहले के मतदाता में। जो आप मतदाता को समझाते थे, आज मतदाता आपको समझाएंगे। हम लोग प्रजातंत्र बचाओ एक अभियान की जो हमारी मीटिंग होने वाली है, जिसमें हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उसको लेके एक पत्रकार वार्ता की गई और इसमें आप सब लोगों से सारी योजनाओं को लेके विसंगतियां और जनता के हित को जो छीना जा रहा है उसकी चर्चा की और 20 तारीख को हमारी रैली सफल बनाए हमारे साथी, ये हमने अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निवाड़ी के पृथ्वीपुर में सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि देश की नवरत्न कंपनियों को बेचा जा रहा है, बैंक बेचे जा रहे हैं, जंगल राज कायम है।
दिग्विजय सिंह ने छतरपुर में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। वहीं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सिंधिया पर भी तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने शराबबंदी पर कहा कि उनकी सरकार ने खुद नियम बनाए थे कि जहां 50% महिलाएं शराब दुकान खोलने के विरोध में हों, वहां दुकान नहीं खोली जाए। बात यह है कि फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है। जमीनें बेच रहे हैं, बस स्टैंड बेच रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बेच रहे हैं। देश में जो नवरत्न कंपनियां वो बेची जा रही हैं, अब बैंक बेचे जा रहे हैं। ये पूरी सरकार जो है एक नालायक पुत्र के समान है जो पैतृक संपत्ति बेचकर अपना ऐश करता है। मध्य प्रदेश की सियासत अब आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला और आदिवासियों के धर्म पर गरमा रही है। वर्तमान कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने IBC 24 से खास बातचीत में आदिवासियों के धर्म पर सवाल खड़े किए। सिंघार का मानना है कि आदिवासियों का धर्म अलग है, आदिवासी हिंदू नहीं होते। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने की सियासत हो रही है। संस्कृति विभाग के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रामलीला के आयोजन को भी सिंघार ने वोट की राजनीति बताया। प्रदेश की सियासत में इस वक्त रामलीला का जो मंचन आदिवासी इलाकों में किया जाना है, उसे लेकर एक सियासी पूरा का पूरा दौर यहां पर चल रहा है। और इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री उमंग सिंघार यहां पर मौजूद है। सीधे उनसे यहां पर बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो अभी एक कवायद यहां पर शुरू की गई, बात की गई कि आदिवासी क्षेत्रों में जो है रामलीला की जाएगी, क्या मानना है? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि चाहे रामलीला हो, इस प्रकार की गतिविधि, धार्मिक गतिविधियां कई समय से चली आ रही, लेकिन आप विशेष रूप से सरकार करना चाह रही है, संस्कृति विभाग से करना चाह रही है, तो क्यों करना चाह रही है? अभी तक तो आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रदेश के और भी हिस्से, शहरी हिस्से, वहां क्यों नहीं करा रहे हो आप? सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में क्यों कराना चाहते हो? सीधा है कि भगवान राम के नाम पे रामलीला, इनकी रामलीला दूसरी है, वोट की रामलीला है। इनकी रामलीला नहीं है, इनकी वोट की रामलीला। आपका एक ट्वीट भी यहाँ पर कल एक बड़ी सुर्खियों में यहाँ पर रहा, जिसमें ये बताया जा रहा था कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि भाई जिस प्रकार से सबके धर्म हैं, चाहे राठौर समाज है, ब्राह्मण समाज है, जैन समाज है, सबके अपने अपने धर्म है। ऐसे हमारा आदिवासियों का धर्म है। आप राठौर और राजपूत हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, ठीक है ना, लेकिन आप सिर्फ आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हो। क्यों? सब दूर के सबके मंदिर अपने समाज के सब बंद करेंगे क्या? बंद करे तो बनाएंगे हिंदू मंदिर। यानी यूं कहा जा सकता है कि आदिवासियों का अपना एक अलग धर्म है क्या? बिल्कुल, उनकी अपनी है, प्रकृति पूजक है, करते आए, सदियों से करते आए। इसके बाद भी एक बात आपने अभी और यहाँ पर कही कि कहीं ना कहीं सियासत का दौर है, कि ये बात यहाँ पर समझी जा रही है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति के, अगर विकास करना तो विकास से राजनीति करे, वोट ले उनके। आप सिर्फ चलचित्र दिखा के या नाट्य दिखा के आप उनको प्रभावित करना चाह रहे हैं। तो ये थे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार, जिनका साफ तौर पर यहाँ पर आरोप है कि रामलीला के नाम पर प्रदेश में भाजपा जो है वो सिर्फ एक सियासी दांव यहाँ पर खेल रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आखिर आगे क्या राजनीति गरमाती है। कैमरामैन रमेश के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। महिला आयोग की टीम को गठित हुए आज पूरा 1 साल हो गया, लेकिन टीम आयोग में आने वाले मामलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही। महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि प्रदेश की सरकार महिला आयोग को काम करने नहीं दे रही। पिछले 1 साल में महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई, मगर आरोप है कि सरकार आयोग को काम करने नहीं देती। अभी आयोग में तकरीबन 12,000 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। महिला आयोग के सदस्यों को और मुझे काम नहीं करने दिया जाता है। जब पिछले साल हमने अपना कार्यभार संभाला था, 10,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस थे और आज की तारीख में 12,829 केसेस महिला आयोग में पेंडिंग हैं। पूरे प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े बड़े हैं। न्याय के लिए गुहार लगाने महिलाएं कहां जाए, ये उनके समझ के परे हैं। पर मुख्यमंत्री जी महिला आयोग पे ताले लगाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश में रेत माफिया न केवल अवैध खनन कर नदियों का सीना छलनी कर रहा है, बल्कि सड़कों को भी जर्जर कर रहा है, गड्ढे बना रहा है। ग्वालियर जिले में ऐसा कुछ होता दिख रहा है।
तकरीबन 3200 से ज्यादा डंपर्स ने जिले के 68 गांव की सड़कों का हाल बेहाल कर दिया। इसे लेकर ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। इधर कलेक्टर ने अब सख्त कार्रवाई और वसूली तक की बात कही। यह है ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जो जर्जर हो चुकी हैं। वजह इन सड़कों पर रेत या पत्थरों से भरे भारी भरकम वाहनों की आवाजाही। जिले के 68 गांव की सड़कें माइनिंग विभाग में रजिस्टर्ड 3200 डंपर्स ने बर्बाद कर दी है। प्रतिदिन 40 से 50 टन रेत या पत्थर भरकर गांव की सड़कों से निकलते डंपर इन सड़कों को खराब कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही बनी ये सड़कें अब बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। बड़े बड़े बांध निकल रहे हैं यहाँ से बजरी के, तो वो तो खराब तो होना है। कितने वाहन निकलते हैं अगर बात की जाए तो, कितने और कितनी क्वांटिटी उठी होगी? कम से कम रात के 100, 60, 50 ऐसे निकल जाते हैं। तो साधन निकलते हैं तो खराब तो हो नहीं है। ऐसा कोई छोटा निकलता, कोई बड़ा निकलता, कोई भारी साधन निकलता है। तो साधन जैसे रेती वाले ज्यादा निकलती हैं। दरअसल ग्वालियर जिले के बिलौआ में काले पत्थर की खदानें, वहीं जिले में सिंध नदी से रेत निकालने वाले डंपर और ट्रैक्टर की वजह से ये सड़कें जल्दी खराब हो गईं। वैध खनन करने वाले डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली तो मुख्य मार्ग से निकलते हैं, उन्हें पकड़े जाने का खौफ नहीं रहता, लेकिन अवैध खनन वाले डंपर और ट्रैक्टर रात के अंधेरे में चोरी छिपे गांव की सड़कों से गुजरते हैं। इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि ऐसे रेत माफिया को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, जिनकी वजह से सड़कें खराब हुई हैं, उनसे वसूली भी की जाएगी। हम ऐसी सड़कों का जो है मरम्मत और उन सब का प्रस्ताव बना के, और जो लोग उस पर डंपर निकालते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं, उन्हीं से उसकी मरम्मत कराएं। कुल मिलाकर रेत और पत्थर माफिया अब तक नदियों और पहाड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन अब सड़कों को भी बर्बाद कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि पुलिस और प्रशासन माफिया से सरकारी सड़कों को कैसे बचा पाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम प्रशासक और संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने नगर निगम के बजट को वापस कर दिया। इस दौरान निगम कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई, कहा कि थोड़ी मेहनत करना सीखो और बजट पढ़कर पेश किया करो। उन्होंने कहा कि बात आय की कर रहे हैं, लिखकर व्यय ला रहे हैं, पहले खुद अध्ययन करो फिर लेकर आओ। निगम आयुक्त शिवम वर्मा समेत सभी अफसरों को फटकार लगाते हुए निगम प्रशासक ने कहा कि सभी ने एक तरफ से बजट पर हस्ताक्षर कर दिए, पढ़ा नहीं। निगम कार्यालय में निगम प्रशासक आशीष सक्सेना के समक्ष सालाना बजट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बताया गया कि स्मार्ट सिटी जो शहर में लाइटिंग करा रही है, उसके मेंटेनेंस पर हर साल 15 लाख रुपए का व्यय होगा। इस पर निगम प्रशासन ने पूछा, जब स्मार्ट सिटी कंपनी लाइट लगा रही है और अगले 7 साल तक मेंटेनेंस का काम कंपनी को करना है, तो नगर निगम मेंटेनेंस पर खर्च क्यों करेगी? इसी तरह से जल कर की भी कहानी थी। यूजर चार्ज का बिना आकलन करे एक लक्ष्य तय कर लिखा गया, जिसको लेकर बजट वापस करते हुए नाराजगी व्यक्त की, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। बात यह है कि वो बिना सोचे विचारे प्रस्तुत कर दिया गया था। हमने कहा कि जो भी आपको करना है सोच विचार के तो करें। आपको पता होना चाहिए कि क्या नई दरें आ रही हैं, आपको पता होना चाहिए क्या नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या आंकड़े हैं। आप बिना आंकड़ों के बिना देखे हुए कुछ भी बना देंगे हवा में, तो ये बात ठीक नहीं है। इस बात को निर्देश दिए गए हैं, उनसे कहा गया पुनः परीक्षण करें, वास्तविक आंकड़े निकालें और उन आंकड़ों के आधार पर वास्तविक बजट तैयार करें। मुरैना के अंबा में एक शिक्षक को कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। दरअसल जन शिक्षक भगवान सिंह करोरिया ने प्राइमरी स्कूल कुथियाना के प्राथमिक शिक्षक प्रकाश चंद्र धाकड़ से कहा कि वो औचक निरीक्षण में 5 से 10 मार्च तक ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। उपस्थिति रजिस्टर पर लाल निशान के बाद भी प्राथमिक शिक्षक धाकड़ ने 4 दिन की अनुपस्थिति पर अपने दस्तखत कर दिए। इसको लेकर करोरिया ने दिमनी हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य से शिक्षक धाकड़ को कारण बताओ नोटिस जारी करा दिया। वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि नोटिस को आधार बनाकर प्रकाश चंद्र धाकड़ से 3000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसमें 2000 रुपए खुद के लिए और 1000 रुपए प्राचार्य को देने के नाम पर मांगे गए। बातों बातों में भगवान सिंह ने इसके पहले ली गई रिश्वतों का जिक्र भी किया। कोरोना के मामले एक बार फिर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। इसके लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ वैक्सीन लगवाकर कोरोना को मात दी जा सकती है।
गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सुरेश गोयल ने कहा कि वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि जागरूकता के जरिए कोरोना को मात दी जा सकती है। मेरा एक संदेश है कि वैक्सीन में किसी प्रकार की अपनी जान को, अपने स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। आप लगाएं, लगा करके आप देखेंगे वैसे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आगे की सुरक्षा की तो करीब करीब गारंटी है इसकी। वैक्सीन लगाने से हमारे शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और इतने सेंटर खुले हुए हैं, अगर आप रोज़ जाओगे तो हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी तो और सेंटर भी खुलेंगे। आप वैक्सीन लगाइए और मास्क को आगे भी लगाना ना छोड़ें। मैं पुनः सब आप लोगों से एक ही अपील करता हूं कि आप कम से कम 2 काम करें। एक, पहला वैक्सीन लगवाएं और मास्क का सदैव उपयोग करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।